हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। अभी हम लोग एक चैप्टर शुरू कर रखे हैं, पिछले 3 लेक्चर से हम लोग उसको कवर कर रहे हैं और वह है हमारा सेंटर स्टेट रिलेशंस, कि केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध है उसमें किस प्रकार के संबंध है, इसको हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था कि जो लेजिस्लेटिव रिलेशंस हैं, कि कौन किस मैटर पे कानून बनाएगा और उसके कानून कहाँ तक लागू होंगे, क्या टेरिटरी होगी उस कानून का, वो हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस पढ़ा था कि किस प्रकार से सेंटर अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाएगा और किस प्रकार से राज्य अपना प्रशासन चलाएगा, और सेंटर का रोल क्या होगा राज्य के प्रशासन में, राज्यों का क्या सहयोग होगा केंद्र के प्रशासन में। और फिर हमने पढ़ा था फाइनेंशियल रिलेशंस, कि किस प्रकार से फाइनेंस जो है, वित्तीय स्थिति जो है केंद्र और राज्य की होगी, और किस प्रकार से राज्य अपने करों का प्रावधान करेगा, किस प्रकार से केंद्र अपने कर लगाएंगे, और किस प्रकार से दोनों के पास अलग अलग सोर्स से पैसे आएंगे जिसको वो अलग अलग फंड में खर्च कर पाएगा। अब हम लोग यह देखते हैं कि ये जो 3 रिलेशन थे, कि लेजिस्लेटिव रिलेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल रिलेशन, क्या यह हमेशा से इसी प्रकार के रहे, क्या केंद्र और राज्यों के बीच कुछ इशू भी हैं, क्या किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम भी क्रिएट होता है कभी, क्या कोई कसल भी रह चलता है दोनों के बीच। तो इस लेक्चर में हम लोग यही देखेंगे कि आज़ादी के बाद से अब तक क्या ट्रेंड रहा है केंद्र राज्य संबंध में और इशू एरियाज क्या हैं। तो एक एक करके हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो अगर हम यह बात करें कि केंद्र और राज्य के बीच जो ट्रेंड है, कि किस प्रकार से केंद्र और राज्य के संबंध रहे हैं अभी तक, तो अगर हम ट्रेंड की बात करें कि केंद्र और राज्य के संबंध में ट्रेंड क्या रहा अभी तक, तो इसको हम 4 हेडिंग में देख सकते हैं। जिसमें सबसे पहला जो फेज होगा वह हमारा होगा 1950 से 1967 तक का, ये फर्स्ट स्टेज है। दूसरा फेज आता है केंद्र राज्य संबंध में 1967 के बाद, लेकिन इसका टेन्योर रखते हैं हम लोग 1977 तक। फिर तीसरा फेज आता है और वह होता है हमारा 1977 से 89 तक, और चौथा फेज हमारा आता है जो कि 1989 से अभी तक को हम मान के चलते हैं। अब ये टाइमलाइन कैसे डिसाइड हुआ, क्यों डिसाइड हुआ, वह हम आगे जब पढ़ेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा कि 1967 में ऐसा क्या हुआ कि 1967 तक को हम एक फेज रखे, फिर 1977 में ऐसा क्या हुआ, 1989 में ऐसा क्या हुआ, कि ये 3 जो है डिवीजन लाइन है केंद्र राज्य संबंध में, मतलब सेंटर स्टेट रिलेशंस में ये 3 डिवीजन लाइन है। और इस 3 डिवीजन लाइन का कारण है, उसको हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो जब हम सबसे पहले बात करते हैं अर्ली स्टेज का, जो मतलब पहला फेज हमारा है, तो पहले फेज की जब हम बात करते हैं तो 1950 तो इसलिए ले रहे हैं कि 1950 वो साल था जब देश रिपब्लिक बना था, और कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में लागू हुआ तो इस समय से हम इसको शुरुआत मानते हैं, और यह चलता है 1967 तक। अब 1967 तक क्यों मानते हैं, क्योंकि 1967 एक ऐसा ईयर था जब स्टेट्स में जो कांग्रेस पार्टी थी वो कमज़ोर हो गई, कांग्रेस पार्टी क्या हो गई, वीक हो गई, और अलग अलग जो रीजनल पार्टी थी या जो दूसरे नेशनल पार्टी थे, उनकी सरकार कई स्टेट्स में बननी शुरू हो गई। इसलिए 1967 को ये साल मानते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखिए कि 1967 वो साल था जब कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट सेंटर में और कई सारे स्टेट में थी, तब भी 1967 में भी थी। अब 1950 में क्या था, जब 1950 में देश आज़ाद हुआ तो जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में क्या था कि कांग्रेस की ही सरकार थी केंद्र में, और इसी तरह से मोस्ट ऑफ द राज्य में जो सरकार थी वो कांग्रेस पार्टी की ही थी। लेकिन 1967 का साल ऐसा आया जब सरकारें राज्यों में दूसरी पार्टियों की भी आने लगी और केंद्र में सरकार भी कमज़ोर होने लगी। तो जब 1950 से 1967 तक केंद्र में कांग्रेस की सरकार है, ज़्यादातर स्टेट्स में कांग्रेस की सरकार है, तो किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, केंद्र और राज्य के बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। रीज़न ये था कि सेम पार्टी सत्ता में थी। अब अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता भी था तो उस कॉन्फ्लिक्ट को इंटरनली रिजॉल्व कर लिया जाता था,
लीडरशिप लेवल पे। अब लीडरशिप लेवल पे इंटरनली रिजॉल्व करने का ये मतलब है कि जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी हर जगह, तो कांग्रेस का एक लीडरशिप था, कांग्रेस पार्टी का एक लीडरशिप था। अगर इसी पार्टी के अंदर दो नेताओं के बीच, अब जो केंद्र में सरकार चला रहे हैं और जो राज्य में सरकार चला रहे हैं, वो सारे नेता इसी पार्टी के हैं, तो वो जितने भी डिस्प्यूट होते थे केंद्र और राज्य के बीच, या इवन दो या दो से अधिक राज्यों के बीच भी, वो सब के सब इंटरनली रिजॉल्व कर लिए जाते थे। इसी ड्यूरेशन में दो बॉडी भी बनाई गई, और कुछ डिस्प्यूट्स अगर कुछ ऐसा रह भी जाता था तो यहाँ पर रिजॉल्व हो जाता था। उसमें सबसे पहला हमारा आता है प्लानिंग कमीशन, जो कि 1950 में बना था, और यह एक एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन से बना था। मतलब सरकार के एक एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन से प्लानिंग कमीशन बनी। और इसी तरह एक बॉडी और बनी थी, वह थी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जो कि 1952 में बनी थी। अब 1950 में प्लानिंग कमीशन और 1952 में नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल में सभी स्टेट्स इसके मेंबर थे। सभी स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर्स थे, और जहाँ पर चीफ मिनिस्टर नहीं है जिस केंद्र शासित प्रदेश में, वहाँ के गवर्नर या एलजी जो भी हैं, वो सभी इसके मेंबर थे। अब अगर इसलिए कोई भी डिस्प्यूट होता था तो वो सभी या तो लीडरशिप लेवल पे सॉल्व हो गया, और अगर उससे आगे आया तो इन बॉडीज में आके वो सॉल्व हो जाता था। तो ये था हमारा पहला स्टेज। लेकिन 1967 में हमने कहा कि ज़्यादातर जगहों पर सरकार तो कांग्रेस की रही, लेकिन अपोजिशन की भी सरकारें बननी शुरू हो गई। तो 1967 के जनरल इलेक्शन में ऐसा हुआ कि जब 1967 का जनरल इलेक्शन हुआ, तो उस समय केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार तो आई, मेजोरिटी भी थी, लेकिन ये मेजोरिटी लेस थी पहले से। जो पहले की सरकारें थी उसके पास जो मेजोरिटी रहती थी उससे कम सीटें थी कांग्रेस को। तो मतलब हम यहाँ पर यह कह सकते हैं कि अपोजिशन की पोजीशन जो है, अपोजिशन स्ट्रांग हो गया। और अपोजिशन कहाँ पे स्ट्रांग हुआ? सबसे पहले सेंटर में। तो 1967 जनरल इलेक्शन से अपोजिशन स्ट्रांग हो गया सेंटर में। लेकिन इसके साथ ही यह भी हुआ कि आधे से अधिक स्टेट ऐसे हो गए देश में जहाँ पर या तो अपोजिशन की गवर्नमेंट आई या फिर कोएलिशन की आई। मतलब इन आधे से अधिक स्टेट में कांग्रेस फुल मेजोरिटी में नहीं आई पाई। मतलब ये ऐसे स्टेट थे या तो अपोजिशन यहाँ सरकार चला रही थी या कोएलिशन की गवर्नमेंट थी। अब इस कोएलिशन में कहीं कहीं कांग्रेस भी थी, इस कोएलिशन में कांग्रेस भी थी, लेकिन कांग्रेस के साथ अदर पार्टी भी थी। अब जब अदर पार्टी भी थी तो डिस्प्यूट इंटरनली तो सॉल्व हो नहीं सकता था। तो इसलिए 1967 को एक डिवीज़न लाइन मानते हैं, क्योंकि इस समय सेंटर में भी कांग्रेस की पोजीशन कमज़ोर हुई और आधे से अधिक राज्यों में या तो अपोजिशन की सरकार आई या कोएलिशन की। जैसे ही अपोजिशन स्ट्रांग हुआ, उसी के साथ ही अब स्टेट्स ने डिमांड शुरू कर दिए। और वो डिमांड किस चीज़ का आया? सबसे पहले डिमांड आया कि ऑटोनॉमी दिया जाए। जो स्टेट्स हैं उनको अपने स्फीयर में काम करने के लिए ऑटोनॉमी दिया जाए, और सेंटर से उसको ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंस मिले, केंद्र सरकार से ज़्यादा उसको पैसे दिए जाएं, ताकि वो अपने यहाँ योजनाओं को पूरा कर सके, अपने इंफ्रा पे काम कर सके। तो स्टेट ने ये डिमांड शुरू कर दिया। अब जब ये सब डिमांड शुरू हुआ तो इसके लिए सेंटर ने रिटेलिएट किया। और सेंटर ने रिटेलिएट कैसे किया? सेंटर रिटेलिएट किया कि स्टेट के डिमांड को दबाया जा सके, और यहीं से शुरू हुआ सबसे पहले मिसयूज शुरू हुआ आर्टिकल 356 का, जो ये कहता है कि आप किसी भी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं। तो आर्टिकल 356 के मिसयूज की शुरुआत हम कह सकते हैं कि 1967 के बाद हुई, क्योंकि अपोजिशन की सरकारें स्टेट में बननी शुरू हो चुकी थी। और जैसे ही आर्टिकल 356 का मिसयूज शुरू हुआ, इसके साथ ही जो अपोजिशन गवर्नमेंट्स थी, जितनी भी अपोजिशन गवर्नमेंट थी, उसका डिमांड और भी इंटेंसिफाई हो गया। इसकी डिमांड और भी इंटेंसिफाई हो गई। और इसके साथ ही जब यह देखा गया कि अलग अलग राज्यों में जो रीजनल पार्टियां हैं या जो छोटी पार्टियां हैं वो भी सरकार का हिस्सा बन रही है, तो इसके साथ ही और भी रीजनल पार्टियों का फॉर्मेशन शुरू हुआ। तो
तो रीजनल पार्टियों का जो उदय है हम कह सकते हैं कि 1967 के बाद काफ़ी तेज़ी से हुआ। अब इन सभी चीज़ों को देखते हुए केंद्र सरकार ने 42nd अमेंडमेंट कर दिया, और जब 42nd अमेंडमेंट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इसका एक पर्पस यह भी था कि स्टेट से जो डिमांड है उसको सप्रेस करना है। स्टेट से जो डिमांड थी अलग अलग तरह की, उसको सप्रेस करना। और इन सभी घटनाक्रम का अंतिम रिजल्ट यह निकला कि 1975 में देश में इमरजेंसी लगाना पड़ गया, जो कि 1977 तक चला। तो अब चूंकि 1977 में इमरजेंसी एंड हुआ, इसलिए 1977 को एक अलग ही डिवीजन लाइन मानते हैं। और इसका एक कारण यह भी था कि 1977 ही वो साल है जब पहली बार देश में केंद्र में कांग्रेस के अलावा किसी दूसरी पार्टी की सरकार आई। तो ये हमारा सेकेंड फेज था। अब जब हम तीसरे फेज की बात करते हैं तो इसके लिए 1977 के जनरल इलेक्शन को रेफरेंस ले सकते हैं, क्योंकि 1977 के जनरल इलेक्शन के बाद पहली बार जनता पार्टी की गवर्नमेंट आई सेंटर में। तो केंद्र में पहली बार कांग्रेस के अलावा किसी दूसरे पार्टी की सरकार आई, और वह पार्टी कौन सी थी? जनता पार्टी। और इसके पीएम कौन बने? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई पहले नॉन कांग्रेस पीएम बने। और जब केंद्र में दूसरे पार्टी की सरकार आई, उस समय से जो डिसेंट्रलाइजेशन थी, चाहे वो पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन हो या इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन हो, इसको प्रमोट करना शुरू कर दिया गया। क्योंकि राज्यों की डिमांड ही यही थी कि एक तो उसे अपने स्फीयर में काम करने की ऑटोनॉमी मिले, मतलब पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन, और दूसरा उसे ज़्यादा से ज़्यादा वित्तीय संसाधन मिले, तो मतलब इकोनॉमिक पावर मिले, तो इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन। अब जब जनता पार्टी गवर्नमेंट सेंटर में आई तो उन्होंने इन दोनों ही बातों को प्रमोट किया कि उसने पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन पे भी ध्यान दिया और इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन पर भी ध्यान दिया। लेकिन एक गलत ट्रेंड यहाँ पर और शुरू हुई। कांग्रेस शासित जो भी 9 राज्य थे, कांग्रेस शासित जो भी 9 राज्य थे, उन सभी की सरकारों को डिसमिस कर दिया गया। 9 स्टेट में गवर्नमेंट को डिसमिस कर दी जनता पार्टी गवर्नमेंट ने, ये कहते हुए कि चूंकि कांग्रेस 1977 के जनरल इलेक्शन में जनता का विश्वास खो चुकी है, हार चुकी है, तो ऐसा मान लेना चाहिए कि इन 9 राज्यों में भी उसे जनता का विश्वास नहीं प्राप्त है। और इसी ग्राउंड पे 356 आर्टिकल का यूज करते हुए यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। तो यह भी मिसयूज था राष्ट्रपति शासन का। इसके बाद जब 1980 में मिड टर्म इलेक्शन हुआ, यह सरकार अपना पूरा टर्म नहीं पूरा कर पाई। पूरा टर्म 1982 तक का होता, लेकिन 1980 में सरकार गिर गई। जब सरकार गिर गई तो 1980 में मिड टर्म इलेक्शन हुए, और 1980 मिड टर्म इलेक्शन में फिर से इंदिरा गांधी जीत गई और इंदिरा गांधी ने सरकार बनाया। जब इंदिरा गांधी गवर्नमेंट फिर से आई, मतलब फिर से किसकी सरकार आई? कांग्रेस पार्टी की। जब फिर से कांग्रेस पार्टी की सरकार आई, इन्होंने अब जो अपोजिशन गवर्नमेंट थे 9 स्टेट्स में, उन सभी को डिसमिस कर दिया। मतलब जो काम जनता पार्टी ने किया था वही काम अब कांग्रेस ने किया, और 9 राज्यों में सरकारों को डिसमिस कर दिया। यह भी मिसयूज था पावर का। लेकिन साथ ही साथ 1980 के इलेक्शन के बाद कई ऐसे राज्य थे जहां पर रीजनल पार्टियों ने सरकार बना ली। मतलब ये ऐसी रीजनल पार्टियां थी जो नेशनल नहीं थी। ये ऐसी रीजनल पार्टियां थी जो कि नेशनल नहीं थी, और ना ही नेशनल पार्टी का इसको कोई सपोर्ट था। इसमें सबसे पहला था आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, वेस्ट बंगाल। और इन राज्यों में, अब ये सारे के सारे बड़े राज्य हैं, इन राज्यों में रीजनल पार्टीज की सरकार बन गई। अब यहाँ से यह शुरू हुआ कि रीजनल पार्टियाँ और ज़्यादा स्ट्रांग होने लगी, और जब रीजनल पार्टियाँ इतनी स्ट्रांग हुई तो ऑटोनॉमी की डिमांड और भी बढ़ने लगी। और इसके साथ ही जो साउथ के 4 स्टेट थे तब तक, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल, तेलंगाना तो अभी 2014 में बना, तो उस समय कौन कौन थे? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। इन 4 राज्यों ने यह अनाउंस कर दिया कि वो एक रीजनल काउंसिल बनाएंगे। और वो एक रीजनल काउंसिल बनाएंगे, और किस लिए बनाएंगे? ताकि और ऑटोनॉमी उसे मिल सके। मतलब अपने ऑटोनॉमी के लिए वो रीजनल काउंसिल बनाकर केंद्र सरकार पर दबाव डालने की रणनीति पर काम करने लगे।
और इन सभी चीज़ों का नतीजा यह हुआ कि सरकार ने एक कमेटी बना दी और वह कमेटी थी सरकारिया कमीशन, जो कि 1983 में बनाई गई। तो जब अपोजिशन पार्टियों और रीजनल पार्टियों का डिमांड इतना बढ़ने लगा और केंद्र और राज्य के बीच कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता चला गया, तो सरकार ने सरकारिया कमीशन बना दी 1983 में, और इसे यह काम दिया गया कि केंद्र राज्य संबंधों को किस प्रकार सही किया जा सकता है, उसके लिए यह कमेटी रिकमेंडेशन दे। अब जो लास्ट स्टेज है उसमें वह है 1989 से अब तक का। और 1989 क्यों मानते हैं इसमें? 1989 इसलिए मानते हैं क्योंकि 1989 में जब जनरल इलेक्शन हुआ, यह पहली बार ऐसा हुआ जबकि केंद्र में कोई भी पार्टी अपने दम पर सरकार नहीं बना सकी। केंद्र में पहली बार कोएलिशन गवर्नमेंट बनी। केंद्र में पहली बार कौन सी गवर्नमेंट बनी? कोएलिशन गवर्नमेंट बनी। और कोएलिशन गवर्नमेंट बनी, इसमें कई पार्टियां थी, तो इसलिए देश में मल्टी पार्टी पॉलिटिक्स की शुरुआत हम मान सकते हैं 1989 जनरल इलेक्शन को। जब 1989 में जनरल इलेक्शन हुआ, कोएलिशन गवर्नमेंट बनी, तो इसमें कई सारी पार्टियां थी, और जब कई सारी पार्टियां यहाँ सरकार में आई तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो थोड़ी वीक हो गई, और यहीं से कोएलिशन गवर्नमेंट की एक शुरुआत हुई, जो बाद में कई सारे राज्यों में भी बनी, और केंद्र में भी इसके बाद कई बार मल्टी पार्टी गवर्नमेंट बनी, जिसमें अलग अलग पार्टियां थी, कोएलिशन में पार्टियां थी। और इस इलेक्शन को यह भी माना जाता है कि वन पार्टी डोमिनेंस जो सेंटर में अब तक चला आ रहा था वो खत्म हो गया। भले इससे पहले जनता पार्टी आई हो या कांग्रेस की सरकार रही हो, लेकिन इस इलेक्शन के बाद वन पार्टी सिस्टम जो कि केंद्र में चला आ रहा था कि एक पार्टी का डोमिनेंस है केंद्र सरकार में, वह ख़त्म हो गया। तो इसलिए 1989 को भी एक फेज का स्टार्टिंग माना जाता है। लेकिन इसके बाद अगर हम यह देखें तो फिर 2014 में जाकर ऐसा हुआ कि जब सिंगल पार्टी केंद्र में मेजोरिटी में आ गई। सिंगल पार्टी जो है वो केंद्र में मेजोरिटी में इस समय आ पाई 1989 के बाद। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अभी तक देख रहे हैं कि केंद्र और राज्य के बीच कॉन्फ्लिक्ट तो है, लेकिन सवाल यह है कि कॉन्फ्लिक्ट है क्यों? ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिस पर केंद्र और राज्य के बीच कॉन्फ्लिक्ट है? तो अगर हम इसकी बात करें कॉन्फ्लिक्ट एरिया कौन कौन से हैं, तो उसमें सबसे पहले जो चीज़ आता है वह है ऑल इंडिया सर्विस का एडमिनिस्ट्रेशन। ऑल इंडिया सर्विस में आईएएस आते हैं, आईपीएस आते हैं और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस आते हैं। यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट यह है कि जो ऑल इंडिया सर्विस के मेंबर्स होते हैं, चाहे आईएएस हो, आईपीएस हो या आईएफएस हो, यह काम तो केंद्र और राज्य दोनों के लिए करते हैं, लेकिन इसका जो अल्टीमेट कंट्रोल है वह केंद्र सरकार के पास होता है, और इस वजह से कई बार राज्य सरकारें इसके खिलाफ मुखर हो जाती हैं। दूसरा है कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, मीडिया को केंद्र सरकार कंट्रोल करती है। मीडिया को कौन कंट्रोल करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। और ऐसा कई बार एलिगेशंस लगता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसका उपयोग, एक तरह से उसका मिसयूज जो है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मिसयूज स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ, जो अपोजिशन गवर्नमेंट होती है स्टेट में, जहाँ भी अपोजिशन गवर्नमेंट है उसके खिलाफ किया जा रहा है। यह एक डिस्प्यूट का एरिया है। फिर जो भी सीएम है स्टेट में या जो भी मिनिस्टर्स हैं, उनके खिलाफ अगर कोई करप्शन केस हो या कुछ ऐसा हो, तो उस मैटर में जो कमीशन अपॉइंट करती है केंद्र सरकार, उससे रिलेटेड भी डिस्प्यूट रहता है कि सरकार अपोजिशन गवर्नमेंट को अस्थिर करने के लिए कमीशन को अपॉइंट कर देती है। फिर कई बार केंद्र सरकार पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के मैटर पर लेजिस्लेशन करने लगती है, तो यह भी एक कॉन्फ्लिक्ट का एरिया है। फिर जो गवर्नर होते हैं स्टेट में, उसके अपॉइंटमेंट और रिमूवल को लेकर भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, क्योंकि गवर्नर को अपॉइंट करना और रिमूव करना दोनों ही प्रेसिडेंट के प्लेजर पे निर्भर करता है। प्रेसिडेंट के प्लेजर पे निर्भर करता है, मतलब प्रेसिडेंट जब चाहें तब गवर्नर को अपॉइंट कर सकते हैं किसी को भी, और किसी को भी तब रिमूव भी कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी नियम कानून नहीं बनाया गया है। फिर इसी तरह जो स्टेट में गवर्नर्स हैं, उनका रोल कई बार डिस्क्रिमिनेटरी होता है, कि मतलब जिस सरकार ने, जो केंद्र में सरकार है जिसने अपॉइंट किया है उसे, वह उसके लिए काम कर रहा है, ऐसा एलिगेशंस लगाया जाता है कि वह राज्य सरकार को प्रॉपर फंक्शन करने में मदद नहीं करती है, इवन ऑब्स्टेकल की तरह काम करती है। तीसरा यह भी है कि जो राष्ट्रपति शासन राज्यों में लगाया जाता है उसको लेकर भी डिस्प्यूट होता है।
जितने भी सेंट्रल फोर्सेस हैं, सेंट्रल फोर्सेस मतलब यहाँ है पैरामिलिट्री, जो भी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं इसके डिप्लॉयमेंट को लेके भी डिस्प्यूट रहता है, और जो फंडिंग होते हैं अलग अलग राज्यों को उसमें डिस्क्रिमिनेशन का भी आरोप लगता है कि जो अपोजिशन सरकारें हैं उन राज्यों को कम फंडिंग की जा रही है, उनको लेस फंडिंग की जा रही है, और जो पार्टी केंद्र में है और अगर उसी की सरकार किसी राज्य में भी है तो उसको ज़्यादा फंड दिया जा रहा है। अब इन डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए अब तक कई सारी कमेटियां बनी हैं। उनमें सबसे पहली जो कमेटी बनी थी वह थी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, 1966 में बनाई गई थी और इसके चेयरमैन मोरारजी देसाई थे। मोरारजी देसाई इसके चेयरमैन थे। इस कमेटी ने भी कुछ रिकमेंडेशंस दिए थे, सरकार ने इसमें से कुछ रिकमेंडेशन माने और कुछ नहीं माने। इसके बाद दूसरी कमेटी बनी, अभी अभी हमने देखा था कि सरकारिया कमीशन बना था 1983 में, RS सरकारिया इसके चेयरमैन थे। इस कमेटी ने कुछ खास रिकमेंडेशंस दी थी जिसको आप ध्यान रखेंगे। इन्होंने यह कहा था कि जो ऑल इंडिया सर्विस है, जो अभी तक 3 है, इसको बढ़ाया जाए और भी ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट किया जाए। आर्टिकल 263 के अंदर एक परमानेंट इंटर स्टेट काउंसिल बनाया जाए ताकि केंद्र राज्य के डिस्प्यूट्स को सॉल्व किया जा सके। यह भी रिकमेंडेशन सरकारिया कमीशन का था, और यह आप ध्यान रखेंगे कई सारे एग्जाम में पूछ चुका है कि आर्टिकल 263 के अंदर जो इंटर स्टेट काउंसिल है इसका रिकमेंडेशन किसने किया था, सरकारिया कमीशन। फिर इस कमेटी ने यह भी कहा था कि जब भी कंकरेंट लिस्ट पे लेजिस्लेशन करना हो तो उस केस में आप राज्यों से सलाह लीजिए, राज्यों को कंसल्ट कीजिए और उसके बाद ही केंद्र सरकार कंकरेंट लिस्ट पर कोई भी लेजिस्लेशन करे। फिर यह भी कहा गया था कि जब भी प्रेसिडेंट के राज्य के बिल पर अपना एसेंट विथहोल्ड करे उस केस में रीजन जरूर कम्युनिकेट करे स्टेट को। तो जब भी प्रेसिडेंट किसी भी स्टेट बिल पे अपना एसेंट विथहोल्ड करता है, मतलब एसेंट अपना नहीं देता है अप्रूवल, तो उनको रीजन कम्युनिकेट करना चाहिए राज्यों को। और इन्होंने यह भी कहा था कि जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है उसको रीनेम कर दो और रिकॉन्स्टिट्यूट कर दो नेशनल इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट काउंसिल में। इसके और भी कई सारे रिकमेंडेशंस थे, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है और इसको आप ध्यान रखेंगे। फिर सरकार ने एक लास्ट कमीशन इसमें बनाई, वो थी पुंछी कमीशन, जो कि 2007 में बनी। मदन मोहन पुंछी इनके चेयरमैन थे। इस कमेटी ने भी अपनी रिकमेंडेशन सरकार को सबमिट कर दी और सरकार इस पर अभी भी कंसल्टेशन कर रही है। एक प्राइवेट कमेटी, एक राज्य सरकार की भी कमेटी बनी थी और यह तमिलनाडु गवर्नमेंट ने बनाई थी और वह थी राजमन्नार कमेटी, जो कि 1969 में बनी थी। इस समय यहाँ पर DMK का सरकार था। तो DMK गवर्नमेंट ने तमिलनाडु की राजमन्नार कमेटी 1969 में बनाई थी, जो कि सेंटर स्टेट रिलेशन से संबंधित है। तो इस तरह से हमारा सेंटर स्टेट रिलेशन का टॉपिक समाप्त होता है और हमने इसमें जो भी डिस्प्यूट हैं उसके लिए जो भी कमेटियाँ बनी वह सभी हमने देखा। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही।